Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am a social science educator. Today we'll study the making of a global world, which is your chapter 3 of history, में the interwar economy and the wartime transformations. But उसके पहले let me introduce this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 other states board को भी cover करते हैं, which are Delhi, UP, BR, MP and Rajasthan board. ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडी. Okay, in the earlier video, we studied Indian colonialism, world economy and Indian trade, how this all three were interlinked and how India was a exporter, became from a cotton textile exporter, say exporter of raw material from India to Britain to a importer of British manufactured goods. अब ऐसा क्यों हुआ? Because ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या उनको ज़रूरी रहता है? रॉ मटेरियल. आपको सबको पता होगा इंडस्ट्रीज का मेन आइटम टू ऑपरेट इज रॉ मटेरियल, एनी रॉ मटेरियल. बट वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत अच्छे उसमें चल रही थी. तो इंडिया जो अर्लियर कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिया में भी सेकेंडरी सेक्टर जो डेवलप हो रहा था, बट सिंस ब्रिटेन में वो डेवलप अच्छी पेस पे होने लग गया, वो इंडियंस को क्रश कर दिया. इंडिया का सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्रश करके उनसे बोला कि आप एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करो, आप इंडस्ट्रीज मत बनाओ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो, आप हमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके दो. किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल के बनने के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए. तो अब कॉटन रॉ मटेरियल, इंडिगो एज अ प्लांट एंड ओपीएम जो अपन ने देखा था कि चाइना में एक्सपोर्ट होता है, तो दीज थ्री आइटम्स वर एक्चुअली एक्सपोर्टेड. और ये तीन आइटम्स क्या हैं? कॉटन, इंडिगो and opium. These three are what? Primary items, primary activities से बनता है एग्रीकल्चर के थ्रू. तो इसने इंडियन इकोनॉमी को इस रिवर्सल दे दिया. किस सीन में? आप सब लोग को पता होगा कि तीन एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. टर्शरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है. तो वी हैव शिफ्टेड टू सेकेंडरी सेक्टर जहां पे वी वर डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमी वी वर एक्सपोर्टिंग कॉटन टेक्सटाइल्स. बट ब्रिटिशर्स सिंस उनकी नीड्स अलग थी एंड तब वो कॉलोनाइजर्स थे इंडियन इकोनॉमी पे, तो दे अगेन टर्न्ड अस बैक टू प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे ये तीन आइटम्स दे वांटेड अस टू एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन. ओके, तो देयरफॉर दिस एक्चुअली हिंडर्ड आवर ट्रेड growth and Indian economy in the future term. But today we will study the interwar period and the next one wartime transformations जो ब्रिटेन में हो रहे थे. Now let's start. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच हुई थी. आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, 1914 से 18 के बीच में. वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड 1939 से 1945 के बीच में. दीज आर टू पीरियड्स ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर्स द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड इन इट्स हिस्ट्री. ओके, was mainly fought in Europe. अब कैसे? But its impact was felt around the world. Obviously world war नाम में ही world है जब, दो तब यूरोप में फोर्ट हुई थी क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व थी अलॉन्ग विद यूएसए एंड रशिया. बट उसका जो इम्पैक्ट था वो ऑल ओवर वर्ल्ड क्यों पड़ा? क्योंकि तब जो कब की बात हो रही है, 1914-18. और मैंने क्या बताया था कि इंडिपेंडेंस मेजॉरिटी ऑफ द कॉलोनीज को आफ्टर कब मिली? 1950s के बाद, जब इंडिपेंडेंस, डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है. एक टर्म बताया था डीकॉलोनाइजेशन. एक होता है कॉलोनाइजेशन. कॉलोनाइजेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स ने हम पे किया था 1600 से स्टार्ट करके, एंड एक होता है डीकॉलोनाइजेशन. डीकॉलोनाइजेशन मतलब कॉलोनाइजेशन को खत्म करना. ठीक है, तो 1950s के बाद मेजर ऑफ द कॉलोनीज जो ब्रिटिशर्स की थी वहाँ पे डीकॉलोनाइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट होती है. बट तब तक 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तब क्या कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की ऑल ओवर कॉन्टिनेंट में. ब्रिटिश कॉलोनी को पता क्या बोला जाता है? ब्रिटिश एम्पायर को. द लैंड वेयर सन
नेवर सेट्स। ऐसा क्यों बोला जाता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्रिटिश एम्पायर को एक जमाने में द लैंड और द एम्पायर where the sun where sun never sets बोला जाता था। इसका कुछ वैसा टर्म नहीं है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकेंगे कि एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी वो हर एक कॉन्टिनेंट में थी, बीट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीट एशिया, बीट यूरोप, यूरोप में तो थे ही सिचुएटेड, एंड बीट इन अफ्रीका। तो हर जगह जहाँ कॉलोनी थी, तो देयरफॉर आपने सुना होगा कि दिस इज आवर ग्लोब, एंड अगर ईस्ट से सन राइज होता है, वी हैव स्टडी कि जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, तो अगर यहाँ से राइज होता है तो यहाँ तक अमेरिका तक रात होती है, मतलब रात होती है, तब रात होती है जब यहाँ पर राइज होता है, और फिर यहाँ जब राइज होता है तब जापान में रात होती है। ठीक है, तो देयरफॉर जब हर जगह उनकी हर कॉन्टिनेंट में कॉलोनी थी तो हर जगह कहीं ना कहीं तो सुबह होती थी, तो कहीं ना कहीं सुबह होती थी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया कि द लैंड ऑफ द एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स, बिकॉज हर कॉलोनी में कहीं कभी रात होगी कभी सुबह होगी, बस कभी, मतलब ऐसा नहीं कि कांस्टेंट हर कॉलोनी में रात होगी या फिर कांस्टेंट सुबह होगी। ठीक है, दैट्स व्हाट द रेफरेंस दिस सेंटेंस मेंट, but its impact was felt around the world. Notably for our concerns in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड। अब वील स्टडी इंटर वॉर इकोनॉमी, इसका मतलब क्या हो सकता है? इंटर वॉर मतलब ये दो वर्ल्ड वॉर के बीच में जो इकोनॉमी का टर्न हुआ है, changes रहे हैं, and what economic policies have turned, so this is what we are concerned with in this video. Okay, during this period the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. Now we'll study how. Now wartime transformations पे आते हैं। The First World War, as you know, was fought between two power blocks. On the one side were the Allies, ड्रॉ कर लेना, ये डायग्राम इजी होता है समझने के लिए, जो थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ओके, अब इनके साथ किसका वर्सेस था? लेटर जॉइंट। ठीक है, याद रखना लेटर जॉइंट कौन था? एनसीक्यू क्वेश्चन अगेन, रशिया। लेटर जॉइंट बाय रशिया एंड यूरोप, सॉरी अगेन सॉरी, यूएसए लेटर ज्वाइन किया था, रशिया ने नहीं। दीज 3 वर द एलाइड नेशंस, जिसे अलाइज बोलते थे, एंड ऑन द अपोजिट साइड वर द सेंट्रल पावर्स। अब सेंट्रल पावर्स किसे कहा गया है? कौन सी कंट्रीज कंप्राइज करती थी? इसकी मेजर कंट्री एज यू नो जर्मनी, बट जर्मनी जो हिटलर वाला है ना, वो अपन वर्ल्ड वॉर 2 में पढ़ेंगे, अभी हिटलर नहीं आया है। वर्ल्ड वॉर 1 में देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ हिटलर एज सच। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये कंट्रीज हैं यूरोप में आज भी, एंड द थर्ड इज द ओटोमन टर्की। टर्की तो सुना होगा ना, टर्की पे तब ओटोमन एम्पायर का रूल था, देयरफॉर उसको ओटोमन टर्की बोला जाता था तब के ज़माने में। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये ईस्टर्न यूरोप बना रहा है, ईस्टर्न यूरोप में ये सारी कंट्रीज मेजरली, एंड दिस इज व्हाट वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज। ब्रिटेन भी वेस्टर्न में है, फ्रांस भी थोड़ा इंग्लिश चैनल के बाद जो बॉर्डर शेयर करता है वो ब्रिटेन फ्रांस ही करता है। ठीक है, रशिया थोड़ा ईस्ट में चली गई, ठीक है, बट यूएसए भी वेस्ट में। तो सिर्फ रशिया को अगर आप हटा देंगे मतलब समझ जाएंगे कि ये थोड़ी यूनिक हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो बाकी कंट्रीज आप ईस्ट एंड वेस्ट से डेजिग्नेट कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट कि जो वर्ल्ड वॉर 1 का समय था उसमें ईस्ट की जो कंट्रीज ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे याद करने के लिए बोल रही हूँ, वैसे ईस्ट में लोकेटेड नहीं थी ये। यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है, वो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, एंड यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट इन द वेस्ट में है ये 3-4 कंट्रीज, एंड यूएसए ऑब्वियसली डिफरेंट कॉन्टिनेंट ही है। So, when the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years.
सबको लगता है कि वॉर स्टार्ट हो गई है, बट बहुत जल्दी ओवर हो जाएगी. एज यू मस्ट नो कि अभी भी प्रेजेंटली वॉर चल रही है बिटवीन रशिया यूक्रेन. फिर देन स्टार्टिंग एक्चुअली 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन वॉर, एंड अभी तक चल रही है. एंड यही एक चीज़ भी बताया जा रहा है. अच्छा है कि अपने पास लेटेस्ट एग्जांपल है. आयरॉनिकली अच्छा तो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं अपन, बिकॉज वॉर होना किसी भी कंट्री के लिए एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए इट्स हार्मफुल. बहुत इम्पैक्ट्स पड़ते हैं. एंड बिकॉज एज यू नो वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं अभी के ज़माने में. तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर के नाम है. तो वॉर इज़ नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट. बट अपने पास एक कंटेक्स्ट है प्रेजेंटली का कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है. एंड सिमिलरली इसराइल हमस, एज यू नो कि अभी इसराइल हमस वॉर चल रही है. एंड सिमिलरली ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट आ गया है, उससे फिर यूएसए भी लिंक कर रहा है. तो ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड की कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं. पहले तो स्टार्ट किसके बीच में हुई थी, सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में, इजराइल एंड पैलेस्टीन. बट अब क्या, ईरान भी इन्वॉल्व हो गया, यूएसए भी इन्वॉल्व हो गया, रशिया यूक्रेन ऑलरेडी इन्वॉल्व है अपने में. तो देयरफॉर द वर्ल्ड इज एंगेजिंग नाउ. ठीक है, तो याद रखना कि वॉर का सेंटर पॉइंट जो होएगा वो 1-2-3 कंट्रीज से होएगा स्टार्टिंग. उससे फिर इन्वॉल्व होते होते जो इसकी फ्रेंड्स हैं, अलीज नेशन है, अलाइड नेशंस, एनिमी नेशंस, ऐसे ऐसे वो अलाइन करेंगी. और जो कंट्री उन्हें सूटेबल लगी वो साइड ऑफ वॉर ले लेंगी. तो देयरफॉर वी स्टडीड कैसे वर्सेस सेंट्रल पावर्स वर्सेस अलीज अपन ने देख लिया. ओके, एंड सबको लगा था क्रिसमस तक एंड हो जाएगी, अगस्त में स्टार्ट हो गई, क्रिसमस दिसंबर में आता है. बट ऑब्वियसली इट्स एंडेड अप टू 4 years. After 4 years actually. The First World War was a war like no other before. The fighting involved the world's leading industrial nations which now harness the vast powers of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemies. अब ये वॉर कब हो रही है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल गया जो लोग थे वहाँ पे. And they became prestige in their positions and power otherwise. Okay, so अब लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, तब तक अमेरिका भी अच्छा खासा, कॉटन रिवोल्यूशन आ गया था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो अमेरिका भी अच्छा डेवलप हो गया था, रशिया भी अपने में डेवलप कर रहे थे सोशलिस्ट नॉर्म्स एवरीथिंग. तो व्हाट, वर्ल्ड वॉर 1 में लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे. एज यू नो कि जर्मनी भी इन्वॉल्व था सेंट्रल पावर्स में. जर्मनी को आज प्रेजेंट में अपन द वर्ल्ड का फेमस कार एक्सपोर्टर मानते हैं. मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी कार्स, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में जर्मनी इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कार्स. एंड देयरफॉर लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, कार्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगी एज यू नो. तो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर 1 में. अब उनका ऑब्वियसली सबसे कनेक्शन होता है. तो वही ये बोल रहे, फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है कि विच नाउ हार्नेस द वास्ट, नाउ प्रेजेंट में तब के ज़माने के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन आज भी हैं जो नाउ हार्नेस द वास्ट पावर्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमीज. अब देखते हैं कैसे. दिस वॉर वॉज थस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. ऐसे तो बहुत वॉर्स हुई हैं हिस्ट्री में, बट ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी, तभी इसका नाम क्या रखा गया, वर्ल्ड वॉर 1. अदरवाइज बहुत रोमन एम्पायर से लेकर अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर, तब भी आपको पता होगा, आप नाम सुने होंगे कि बहुत पहले भी ऐसी वॉर्स हुई हैं, बट पहले वर्ल्ड वॉर नहीं बोला गया है. बट सिंस यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स अलाइन थे, यूज्ड थे, एंड एज यू नो कि हिरोशिमा नागासाकी वर्ल्ड वॉर 2 की बात है, तो कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक डेवलप हो गए थे. और न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, साइंस का एक बहुत ही ड्रास्टिक क्रिएशन है. ओके, तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी एंड देयरफॉर इसीलिए इसे वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जाना जाए. इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स में एज यू नो आ जाएगा अपना, ऑन अ मैसिव स्केल. These were all increasingly products of modern large-scale industry. Modern large-scale industry. As you know, आज भी USA is the largest defense exporter या arms exporter माना गया है. तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ यूएसए का? आज भी यूएसए R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मशीन इन डिफेंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है. बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 के समय एज यू नो कि यूएसए वाज डेवलपिंग, सब शिफ्ट हो रहा था यूएसए खाली था एंड इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था. तो देयरफॉर इंडस्ट्री स्टार्टेड कमिंग अप एंड वर्ल्ड वॉर 1 के समय द आर्म सेक्टर ऑफ द
USA, America started developing at a greater pace and therefore World War II तक चलते उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छी डेवलप कर ली थी एंड आज यूएस इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे न्यूक्लियर पावर एंड न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्रेजेंट है. ओके, To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front lines on large ships and trains. Obviously, as you know कि बहुत सारी casualties भी होती है in a war which is fought between two countries. अभी भी अब example देख सकते हैं. तो soldiers required होते हैं. As you know कि British की colony तब क्या थी? इंडिया. तो इंडिया में से भी सोल्जर्स लिए गए होंगे. तो दैट्स व्हाट अ सेंटेंस इज सेइंग कि इंडिया का नहीं बोल रहे हैं कि डिफरेंट कॉलोनीज से सोल्जर्स पिकअप किए गए थे टू फाइट द वॉर. द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, 9 million dead and 20 million injured. 9 million population, मान सकते हैं आप, were dead in the World War I only just. Was unthinkable before the industrial age without the use of industrial arm. Obviously ये सब possible नहीं हो पाता 9 million की death until industrial arms available है, क्योंकि as you know कि modern equipments, मैंने बोला ना defense is an sector जहाँ पे जो जितना भी R&D आप लगाते हैं तो उससे दूसरा nation जिसके साथ आप war लड़ रहे हैं उसकी casualties increase होगी. ठीक है, तो industrial arms एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक बहुत सारे होते हैं, यू माइट हैव हर्ड, बट दीज आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स, तो आई एम अवॉइडिंग दिस. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि इंडस्ट्रियल आर्म्स आर व्हाट, these are defense exports or the weapons or the ammunitions, arms and ammunitions used in the wars. Okay, most of the killed and maimed were men of working age. Obviously अच्छे हट्टे काटे लोग ही वॉर में जाएंगे, तो देयरफॉर मेन वर चोजन, सिंस यू नो कि बायोलॉजिकली मस्कुलर मास जो है वो मेन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. तो मेन वर चोजन एट अ ग्रेटर पेस एंड वर्किंग एज के बच्चों को चूज़ नहीं करेंगे, और ऑब्वियसली अडल्ट जो ओल्ड एज में सफ़र कर रहे हैं तो उनको क्यों चूज़ करेंगे. ठीक है, तो देयरफॉर मेन ऑफ वर्किंग एज वॉज चोजन एंड उनकी कैजुअलिटी वॉज द हाइएस्ट. These deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe. Obviously, able-bodied working population ही जब वॉर पे जा रही है, उनका डेथ हो रहा है, तो जो able population जो इकोनॉमी बना रही है, जनरेट कर रही है, GDP इंक्रीज कर रही है किसी कंट्री का, उसमें ही अगर पॉपुलेशन वर्कफोर्स नहीं बचेगी एबल बॉडीड लोगों की, एबल मतलब जो काम कर सकते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी. तो यूरोप में क्या हुआ, एबल बॉडीड पॉपुलेशन वर्कफोर्स की कम हो गई. विद फ्यूअर नंबर्स विद इन द फैमिली, हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइंड आफ्टर द वॉर. ये तो इम्प्लीकेशन है वॉर का. ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स. एज यू नो कि व्हेन अ कंट्री गोज इनटू अ वॉर उसकी डिमांड्स चेंज हो जाती है. ठीक है, अब अगर इवन इफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड आइटम्स इज इम्पॉर्टेंट, इंडिया भी जब वॉर पे गई थी बीट चाइना एंड पाकिस्तान के साथ, इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तान के साथ, इंडिया वॉज एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टिंग नेशन. बट सिंस वॉर चल रही थी एंड अदर सिचुएशंस, द कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिया था अदर कंट्रीज ने, तो इंडिया वॉट डेवलप्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ाया था 1960s एंड 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज डेवलप्ड एंड इंडिया खुद ही में सेल्फ सस्टेनेंस बढ़ गया. तो इसीलिए आप वॉर में किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते, कोई भी आपका एनिमी बन सकता है एंड कोई भी आपका फ्रेंड बन सकता है. तो देयरफॉर यू नेवर कैन रिलाई, यू नीड टू बी सेल्फ रिलायंट इफ यू आर इन अ वॉर. तो देयरफॉर इंपॉर्टेंस क्या होती है वॉर लड़ने की, वॉर रिलेटेड गुड्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस, डिफेंस, टैंक्स एंड ऑल, वी हैव टू डेवलप दैट. तो ड्यूरिंग वॉर इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस वॉर. पहले कॉटन टेक्सटाइल अगर कहीं बन रहा था तो वहाँ पे गन्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगी, वहाँ टैंक्स मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती है. ठीक है, entire societies were also reorganized for war. As men went to battle, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. Obviously, कहीं जैसे यूरोप में वॉर चल रही है, वर्ल्ड वॉर 1, तो इफ मेन जो पहले काम करते थे, पहले इकोनॉमी में नॉर्मल 9 to 5 जॉब दे आर डूइंग, दे आर सर्विसिंग द नेशन, तो इफ दे आर गोइंग टू वॉर एट द फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पे, तो अब उनका काम कौन करेगा, उनकी वाइफ्स, दैट विल बी वुमेन. तो वुमेन विल बी नाउ will take up what men were doing at that time and
क्योंकि फैमिली को भी फीड करना है, बच्चे हैं, खुद है, लाइक वुमेन हर सेल्फ एंड इन लॉज, तो एवरी वन दे नीड टू बी फेड ना, एंड सिंस बच्चे एंड इन लॉज तो दे वोंट बी एबल टू वर्क, तो वुमेन टेक अप द टास्क ऑफ डूइंग what men were doing. Okay, so this is what is explained in this slide ki as men went to battle, women stepped in to undertake jobs that earlier only men were expected to do. Let's look at the picture. Workers in a munition factory during First World War, production of armaments increased rapidly to meet war demands. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ammunitions हैं, and these are workers, these are employed in the creation of these munition factory है. तो therefore war की primary requirements is you need to have defense items. The war led to the snapping of economic links between some of the world's largest economic powers, which were now fighting each other to pay for them. So Britain borrowed large sums of money from the US banks as well as the US public. मतलब अब तक वॉर 20th सेंचुरी तक यूएस काफ़ी अमीर सुपर पावर बन गया था, ठीक है. तो अब क्या हो गया, वॉर ऑब्वियसली डिफेंस में अगर कोई कंट्री वॉर में एंगेज्ड है तो डिफेंस का आइटम एज यू नो कि बहुत महंगा होता है. इंडिया भी बहुत सारा एज जीडीपी का समथिंग 14%, 13 से 14% इन्वेस्ट करता है डिफेंस आइटम में, बिकॉज सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन इज इट्स प्राइमरी मोटिव. किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी अपनी कंट्री का सुरक्षा, क्योंकि आपको भी पता है कि अपने बॉर्डर्स पे बहुत अच्छे नेबर्स हैं अपने जो अपन को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए दैट्स अ सरकास्टिक कमेंट. तो इसीलिए वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम. तो देयरफॉर ब्रिटेन जो वॉर में इन्वॉल्व था उसको अच्छा डिफेंस, उसको आर्म्स चाहिए थे, एम्यूनेशंस चाहिए थी, तो उसकी जीडीपी एंड प्लस जो एबल बॉडीड वर्क फोर्स थी मेन की, दे वर एम्प्लॉयड इन द बॉर्डर सेक्टर्स फाइटिंग वॉर्स. तो इकोनॉमी इतना जनरेट भी नहीं कर पा रही थी, प्रोडक्ट्स एंड कंजम्पशन भी कम हो गया था प्रोडक्शन. तो लोन क्या बन गया, एक सफरिंग इकोनॉमिकली वर्सन कंट्री बन गई. इकोनॉमी डिक्लाइंड एंड इकोनॉमी डिक्लाइन तो डेट में चली गया. कौन, ब्रिटेन. सो ब्रिटेन व्हाट दे डिड, दे टुक लोन फ्रॉम यूएस बैंक्स एंड यूएस इवन पब्लिक, मतलब पब्लिक डेट भी कर लिया था उन लोगों ने, यूरोप ने. Thus, the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. डेप्टर क्या होता है कि पहले जो यूएस था जो पैसे लेता था, अब वो क्या बन गया, क्रेडिटर, जो अब पैसे दे रहा है. किसको दिया, ब्रिटेन को. ड्रॉ दिस डायग्राम, इट्स एन इजी वे टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. कि यूएसए जो पहले डेप्टर था, मतलब पैसे लेता था दूसरी कंट्री से, एज यू नो कि यूएस बहुत लेट डिस्कवर हुआ 16-17 सेंचुरी में, बहुत लेट काफ़ी, एंड लेट होते होते लाइक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेट आई हैं. बट आज यूएस इज़ अ सुपर पावर फॉर दिस रीज़न कि उन्होंने बहुत जल्दी डेवलपमेंट किया. एंड एज यू नो कि आर्म्स एक्सपोर्टर नेशन है यूएस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्हें R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया. एंड देयरफॉर इंटरनेशनल डेप्टर से यूएसए इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड वॉर I as a creditor nation to Britain. In other words, at the war's end, the US and its citizens owned more overseas asset than foreign government and citizens owned in the US. मतलब जितना क्या बोल रही हैं, वॉर की एंड तक होते होते US and its citizens owned more overseas asset than foreign governments. जैसे अपन इंडिया को मान लेते हैं, इंडिया तो वैसे भी तब कोलोनाइज था, एंड यूएस को मान लेते हैं. अब वॉर का एंड मतलब वर्ल्ड वॉर एंड 1918 की बात चल रही है. सो यूएसए और उसके सिटीजन्स ने बाहर जितने एसेट्स विद द क्रेडिटर नेशन जो बन गया था, तो पैसे एक टाइम पे जब वापस मिले तो बाहर जितने ओवरसीज एसेट, एज यू नो ओवरसीज एसेट जितने खरीदे उतने वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू जो फॉरेन गवर्नमेंट और उनके सिटीजन्स ने यूएस में खरीदे. ठीक है, तो इसका सिंपल यही मतलब है कि ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि यूएस के सिटीजन्स इंडिया में जितने फॉरेन एसेट्स खरीद रहा था, दैट वाज मच लार्जर एज अ होल मान रही हूँ मैं, देन एन इंडियन सिटीजन तो तब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कोई भी और नेशन की, ब्रिटिश की बोल लेते हैं बात. ठीक है, ब्रिटिश
कि सिटीजन्स यूएस में एसेट्स खरीद रहे थे. दिस इज सिंपली व्हाट दैट सेंटेंस मीन्स. So here we are to end our lecture and I hope मज़े आयो and आगे भी अपन ऐसे ही वीडियोस बहुत ही क्रिएटिव एंड फन वे में we'll study the making of the global world, which is a very interesting chapter in your history NCERT textbook. Here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा CBSE के अलावा हम 5 other state board को भी कवर करते हैं, which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. We also provide Vedic maths, crash course and spoken English के courses. This is our website and this is our app and do like, share and subscribe our video. These are other social media platforms जहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर स्टडिंग.